सी आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन जो टेक्निकल साइड को अच्छे से जानना चाहता है, जो टेक्निकलिटीज़ का फ़ैन है मूवीज़ में, उनके लिए सोने पे सुहागा है। और प्लीज़ ट्रीट इट एज अ पॉडकास्ट दिस वीडियो। तो हाँ, वीडियो बड़ा है, लंबा है, लेकिन मज़ेदार है। एन्जॉय द वीडियो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप भी एक मूवी क्रिटिसाइज़र होते हो या फिर मूवी रिव्यू चैनल शुरू करते हो ना, तब आप सोचते हो कि मैं एटलीस्ट कुछ ऐसा अपने साइड से और कंट्रीब्यूट करूं जो मूवी रिव्यूज से पूरा अलग हो। मेरा मेन मोटिव इस चैनल को शुरू करने का जब गुजराती मूवी रिव्यूज में आता है तो ये था कि मुझे गुजराती मूवी रिलेटेड कंटेंट बनाना है। रिव्यूज तो ऑब्वियसली करने हैं, टॉप 10 वीडियोस भी हम करते रहे हैं अब तक, लेकिन मुझे उन अनसंग हीरोज से भी मिलाना है जिससे लोग वाकिफ नहीं है। और अगर आप देखें ना तो कैमरा के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत इतनी सारी होती है कि लोग शायद नोटिस करते भी है और नहीं भी करते हैं। आज हम बात करेंगे गुजराती सिनेमा के कुछ ऐसे प्रोडक्शन डिजाइनर्स या फिर आर्ट डायरेक्टर्स की, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है फिल्म को एक लेवल पे ले जाने के लिए। अब देखो, मैं सबसे पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे जितनी फिल्म मेकिंग की नॉलेज है, मैं भी अभी धीरे धीरे ऐसा मैं कभी कभी समझता हूँ कि मैं जैसा इनके बारे में जितना रिसर्च करता हूँ मैं उनके थ्रू भी फिल्म मेकिंग सीख रहा हूँ। जैसे कि सिनेमेटोग्राफी मैंने ऐसे ही शुरू किया था वो वीडियो, लेकिन मैं अब धीरे धीरे कलर्स को, धीरे धीरे उस पूरे सिनारियो को समझ रहा हूँ। और वैसे ही मैं अभी आर्ट डायरेक्टर्स या फिर प्रोडक्शन डिजाइनर्स की आज हम बात करेंगे, तो शायद नेक्स्ट फिल्म से जो मैं कल वाकी चूकी लव स्टोरी देखने जा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं समझ पाऊंगा उस फिल्म को पर्टिकुलरली। तो मैं भी ऐसा टेक्निकली समझ रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ट्राई करूंगा कि जो मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा, जो उनके फेवरेट वर्क्स के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में मैं अपने मूवी पर्सपेक्टिव या फिर मूवी एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं। तो अगर मैं कहीं पे भी गलत हो जाऊं या फिर कहीं पे भी ऐसा मुझे लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा गलत बोल रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो मुझे आप डीएम कीजिए या फिर कमेंट्स में बताइए कि यहाँ पे आप थोड़े गलत हैं। मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं ये लिस्ट बना रहा था, मैंने कल रात तक लिस्ट बनाई है, जब मैं आज ये थर्सडे को शूट कर रहा हूँ, मैंने कुछ ना कुछ नाम ढूंढने को सोचे, कुछ ना कुछ नए नए लोग ढूंढने को सोचे कि कौन प्रोडक्शन डिजाइनर है, कौन आर्ट डायरेक्टर है। जब पहले शुरुआत में मैंने नाम ढूंढे तो पहले कुछ में सिर्फ आर्ट डायरेक्टर्स ही थे और कुछ में प्रोडक्शन डिजाइनर्स ही थे। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों है मेरे रीजनल सिनेमा में। तब उसके अकॉर्डिंग और मेरे एक सूत्र के अकॉर्डिंग, एक दोस्त और सूत्र दोनों के अकॉर्डिंग, कि कभी कभी क्या होता है कि ये लोग प्रोडक्शन डिजाइनर हायर करते हैं लेकिन उसको आर्ट डायरेक्टर में क्रेडिट देते हैं, और कभी कभी आर्ट डायरेक्टर होता है तो उसको प्रोडक्शन डिजाइनर में क्रेडिट देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होना चाहिए मैक्सिमम टाइम्स, कि आपको प्रोडक्शन डिजाइनर स्लैश आर्ट डायरेक्टर, अगर एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है तो आपको वैसे क्रेडिट देनी चाहिए। तो मैं थोड़ा इस चीज से गुस्सा और थोड़ा क्या बोलते हैं खफा भी हूँ। मेरे को चैट जीपीटी उल्टा ये सलाह दे रहा है कि आप ऐसा करो कि एंड क्रेडिट्स में जाके देख लो। अब मैं कितनी फिल्मों का कैसे एंड क्रेडिट ढूंढूंगा? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको आपको देना चाहिए कि क्रेडिट, उनको प्लीज आईएमडीबी पेज या फिर आईएमडीबी में अपने मूवीज में क्रेडिट देते रहिए। और प्लीज जस्टिफाई कीजिए कि अगर आर्ट डायरेक्टर ही सिर्फ अवेलेबल है तो प्रोडक्शन डिजाइनर भी क्या वही थे? क्योंकि अगर आर्ट डायरेक्टर अवेलेबल होता है तो मुझे पहले, जैसे कि मैंने बोला, मेरा नॉलेज कम है, तो पहले मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्शन डिजाइनर ही नहीं है क्या कोई इस फिल्म का। मेरा उस लेवल का बुद्धि है कि मैं समझ ही नहीं पाता हूं उस चीज को टेक्निकली। लेकिन फिर भी चलो, फिर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला, रवि पोपट और शील ठाकुर, जिन्होंने हिल्ला रो में एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर्स काम किया था। अब सी ये वैसा दौर था ना, प्री लॉकडाउन एरा, जो मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे मैक्सिमम फिल्म्स अहमदाबाद में बनती थी। अहमदाबाद का सेटअप, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, अहमदाबाद में कोई एक लेट नाइट कैफेज में चले जाएंगे और वहाँ पे शूट कर लेंगे, और मैक्सिमम टाइम्स क्या होता था, एकदम रात में एंडिंग हो जाती थी। पहली बार आई थिंक सिंस प्रेम जी मूवी जो आई थी, राइज ऑफ अ वॉरियर, उसके बाद आई थिंक अहमदाबाद के बाहर निकले लोग। उसके भी बीच में थई जैसे मूवी आई कच्छ में, वो भी रण में शूट करना, और वहां पे भी आपने जिस तरह का स्टेज क्रिएट किया है, डेकोरेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से वो पूरा सीक्वेंस है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
एक पूरा लॉन्ग शॉट है, मेरे को अब भी याद है कि जब आर्जव त्रिवेदी और श्रद्धा डांगर की शादी होती है और वो घर आते हैं, और उसके बाद हमें सारे घर का पहला व्यू, जैसे कि शुरुआत में हमें जब फिल्म शुरू होती है तो हमें हमें सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि रात का समय है, गरबे का टाइम हो गया है और सारे लोग माता जी की मूर्ति के पास आते हैं। अब उस टाइम पे ना मेरे लिए ये सब नई चीज थी कि मैं एग्जैक्टली क्या देख रहा हूँ। एक तो अगर आप देखें तो घर जो है एक तरीके से पूरे बीच में माता जी की मूर्ति या फिर वो जो उनका जो स्थापन है वो है, और सर्क्यूलर पूरा अगर आप देखें तो सब जगह पे सारे हट्स हैं। अगर मैं कहूँ तो हट्स इज द नॉट रॉन्ग वर्ड, मैं ऐसा समझता हूँ, हट्स है सब जगह, और उसके बीच में ये मूर्ति। और वैसा भी नहीं है कि सारे सारे सर्क्यूलर हो, वैसा नहीं है, थोड़े पीछे हैं उनके, थोड़े साइड में भी है, वैसा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखें तो प्रोडक्शन डिजाइन में पहला ही सीन आपका ऐसा इंपॉर्टेंट आता है कि जहां पे आपको सारे घर को उनकी एक्ट्रेसेस के थ्रू भी आपको दिखाना है कि ये सब लोग जब गरबा करने जाते हैं तो इनका क्या हाल होता है अंदर। और उसके अलावा जब बाहर का हम सेटअप देखते हैं कि एक रेडियो में ये लोग, उस टाइम पे उस समय की बात है कि जब रेडियो में ये लोग बात सुना करते थे कि आज बारिश होगी या नहीं, आज क्या समाचार हैं, वो बात है। और जब गरबा करते हैं तो जिस तरह से वो पूरा सीक्वेंस है, उसके बाद बीच में जब इन सबको पता लग जाता है कि ये लोग, ये सारी लेडीज जो हैं वो गरबा कर रही है, तो उसके बाद एक जो प्रोडक्शन डिजाइन ऊपर गई है ना, मैं आपको बताता हूँ। जयेश मोरे को बीच में बांध दिया है, आई थिंक उनको मार के बांध दिया है, और इन सब लड़कियों को या फिर इन सब लेडीज को इस तरीके से कैमरा मूवमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन डिजाइन पीक कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। जयेश मोरे के पर्सपेक्टिव से हम सारी औरतों की चीखें सुनती है कि उनको मार पड़ रही है, जिस तरह से कैमरा घूमता है, जिस तरह से आप वही सेट्स को देखते हो जहां पे ये सारे हट्स दिखाए गए, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। क्योंकि आप अगर देखें हिल्लारो के हर एक जो उनका जो मेन सेट है, जो ये दोनों ने प्रोडक्शन डिजाइन में जिस तरह से क्रिएट किया है, वहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने जिस तरह के हट क्रिएट किए हैं उसमें अलग टाइप के इमोशंस है। पहले जब गरबा नहीं कर पाते थे तब के इमोशंस है, जब श्रद्धा डांगर का इन सबसे पहली बार मिलना होता है तब है, फिर जब पहली बार ऐसा डर डर के गरबा करके जब वापस घर आए तो अब कोई पकड़ा ना जाए वैसा इमोशन है, फिर फ्रीली गरबा करते हैं तब कैसे हर एक जगह पे हर एक घर में एक घर को छोड़ के सारे हैप्पी इमोशंस फिर पकड़े जाते हैं तब, और लास्ट का क्लाइमेक्स तो है ही। तो कभी कभी मैं ऐसा समझता हूं ना कि जब पूरी टीम इन्वॉल्व हो, नॉट ओनली डायरेक्टर, राइटर्स एंड एक्टर्स, जब पूरी टीम इन्वॉल्व हो तो प्रोडक्शन डिजाइनर का काम भी आसान हो जाता है कि उन्हें इन हट्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करने हैं कि हमारे यहाँ पे इमोशंस क्या है। यहाँ पे ये दोनों ने ये काम बहुत बढ़िया किया है, तो इसलिए हमने इनको इस पोजीशन पे या फिर पहले मेंशन किया है, क्योंकि इट इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, तो दिस इज नॉट अ रैंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद बात करते हैं कृतिश वैष्णव की, जो आर्ट डायरेक्टर और सेट डेकोरेटर थे। वैसे तो हमने सेट डेकोरेटर कैटेगरी नहीं रखी, लेकिन इनको दोनों में क्रेडिट दिया है तो हमने इनको दोनों में नाम ले लिया। कृतिश वैष्णव जिन्होंने लालो में आर्ट डायरेक्शन किया था सेट डेकोरेशन के साथ। आदमी का नाम लेना जरूरी इसलिए बन जाता है, आपको याद हो कि जब लालो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी तो जहाँ पे करण जोशी और रीवा राज का घर था, वहाँ पे जो सामने मासी रहते थे, उन्होंने इन पे केस किया, फिर इन पे दावे लगाए थे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ये पैसे नहीं दिए थे वगैरह। तो अब क्या हो गया है ना कि ये जो नाम है कृतिश वैष्णव, अब ये नाम जूनागढ़ के पर्सपेक्टिव से, आर्ट डायरेक्टर और सेट डेकोरेटर के पर्सपेक्टिव से अब इसलिए जाना जाएगा कि लालो, या फिर जब भी आप कोई एक फिल्म देखते हो ना, कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे फिर वो एकदम इमॉर्टल बन जाती है। दिल चाहता है को आप देखिए, गोवा को कैसे इमॉर्टल बना दिया उन्होंने। डियर जिंदगी में वो पूरा एक वॉकवे है गोवा में, उसको किस तरह से इमॉर्टल बना दिया गया है लोगों के द्वारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि इंटरनेशनल टूर हमारे औकात के बाहर है, तो मैं बात करता हूँ जूनागढ़ की। अब जूनागढ़ को इन्होंने एक तरीके से देखे तो हाईवे साइड वाला जूनागढ़ और मेन जूनागढ़ जो है उसमें भी फीट गिरनार की बात करूंगा, इन्होंने इमोर्टलाइज कर दिया है पूरा।
मतलब आप देखिए कि अब उस जगह पे लोग में भी आगे जाके जिस तरह से लालो के वक्त एक क्रेज हो गया था कि लोग वो घर पे जाते थे, वहां पे देखते थे कि यहाँ पे ये लालो का शूटिंग हुआ है। अब धीरे धीरे वो जो फार्म हाउस था, फार्म हाउस में लोग जाएंगे, वहां पे वो लोग बात करेंगे कि यहाँ पे लालो का शूटिंग हुआ था फार्म हाउस में। और मुझे पर्सनली ना यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर की एक बहुत बढ़िया बात ये लगी, आपने देखिए फार्म हाउस ऑलरेडी हमको पता है कि ये फार्म हाउस है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश भी इस तरीके से किया है कि वहां पे एक जगह पे इंसान है, दूसरे रूम में भगवान है, उसके सामने सेकेंड हाफ में अंदर इंसान है, भगवान है, बाहर भी भगवान है, लेकिन भगवान चाहे तो अंदर आ सकते हैं, भगवान की मूर्तियां ऑलरेडी है वहां पे। तो मुझे पर्सनली ये बहुत बढ़िया लगा कि उन्होंने इतनी सारी एक तो मूर्ति पहले दिखाई, और मुझे एक बढ़िया चीज क्या लगे कि इन्होंने सटल 4 हिंट्स, हमें पता है कि श्री कृष्ण के ऊपर बात है, शुरुआत से ही द्वारकेश नाम की बस आती है, उसके बाद लालो और तुलसी के घर पे कैलेंडर पे श्री कृष्ण का फोटो है, उसके बाद जब शुरुआत में जब आता है तो भजन के साथ शुरुआत होता है, उसके बाद जब सुहत गोस्वामी एक जगह पे रुकते हैं जो धर्मशाला है, उसका नाम भी आई थिंक समथिंग गोविंद या फिर ऐसा कुछ नाम था, तो वो धर्मशाला है। उसके बाद जब करण जोशी वहां पे फंस जाते हैं, तो वहां पे जैसे कि मैंने बोला एक जगह पे इंसान है, एक बाजू के भगवान है, तो वहां पे इतनी सारी मूर्तियां है सारे भगवान की, लेकिन फिर भी वो जब बात करते तो श्री कृष्ण से ही करते कि मेरे को इधर से बाहर निकाल दो। इसमें सेट डेकोरेटर की मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि उन्होंने सटल 4 हिंट्स दी थी अपने हिसाब से, डायरेक्टर के साथ बात करते, आर्ट डायरेक्टर एज एन आर्ट डायरेक्टर उन्होंने इतनी सारी मूर्तियां इतनी तरीके से रखी, पहले नटराज को देखते कि ओ नटराज है, ऐसे करके वो नीचे रख देते। उनको किससे कनेक्शन है? करण जोशी को कृष्ण से, क्योंकि वो बचपन से कृष्ण को भोग लगा रहे थे, तो उनसे बात करते हैं कि मुझे इधर से निकाल दो। एक बार बात की, फिर वो टीवी के सामने बात कर रहे, वो टीवी में वो साधु से बात कर रहे कि अच्छा प्रयत्न तो करना पड़ेगा वगैरह। वापस आते 2 दिन बाद, वापस उनसे बात करते हैं, जब कोई होप नहीं है, अचानक से कहते हैं ना कि बेहोश हो गए, तब वो जब भगवान उधर मूर्ति में है, वो सामने बाहर आते इंटरवल पॉइंट पे, फिर भगवान मूर्ति में तो आए, लेकिन उनको पता है वो अचानक से वो भगवान को भी भूल जाते, उन्हें फिर पता चलता है धीरे धीरे कि ये भी भगवान है, तो उन दोनों की बातें पता चलती है, और फिर जो परफेक्टली प्लेस्ड कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो इसका पर्टिकुलर जो आर्ट डायरेक्शन है या फिर जिस तरह से सेट डेकोरेट किया है ना श्री कृष्ण के पर्सपेक्टिव से, मुझे पर्सनली इसलिए ये नाम बोलना जरूरी लगा। आई नो मैं शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ ज्यादा बोलने में आज के वीडियो में, लेकिन मेरे लिए भी ये पहला अटेम्प्ट है, तो आई थिंक दिस वाज द मूवी जहाँ पे श्री कृष्ण को पूरी फिल्म में डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन के थ्रू ब्यूटीफुली दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं प्रदीप वाघेला की। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि एक जगह पे इंसान, एक जगह पे भगवान है, ऑन द कैमरा ये इंसान है, ऑफ द कैमरा प्रदीप वाघेला है मेरे सामने। तो हाँ, तो इन्होंने एक मूवी की है, एक परफेक्ट शॉट, हमने इसका रिव्यू भी किया है। एक तरीके से देखे ना तो मुझे इसका इंटरवल पॉइंट बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि आपने एक जगह पे तीनों स्टोरीज को बहुत बढ़िया तरीके से देखे ना तो विजुअलाइज भी किया है, और वहीं पे इंटरवल पॉइंट आ सकता था मेरे हिसाब से। अब इस फिल्म में वही डायरेक्टर है, वही प्रोडक्शन डिजाइनर है, और आई थिंक वही डीओपी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अगर देखें तो शुरुआत में, और मुझे पर्सनली ना ऐसा लगता है कि क्रिकेट को थ्रू आउट द फिल्म आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइफ ही क्रिकेट है और क्रिकेट ही लाइफ है। मैंने जिस तरह से उस रिव्यू का, मेरे को अभी भी थंबनेल याद है कि लाइफ इज क्रिकेट, क्रिकेट इज लाइफ, लाइफ इज क्रिकेट, तो उस तरीके से उन्होंने इस पूरी फिल्म को दिखाया है। शुरुआत में आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को, आई थिंक ब्रितेश आचार्य के कैरेक्टर को धीरे धीरे देखते हो कि पीछे उनके बैक स्टोरीज आ रही है, उनकी बात चल रही है, और वहां पे भी अगर आप देखें तो माहौल दोनों साइड से टेंस्ड क्यों लगता है आपको? एक साइड पे उनको जीतना भी है क्रिकेट में, एक साइड पे आप दूसरी जगह पे टेंस्ड इसलिए भी हो कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके सामने आगे अगर हम बात करें तो ध्रुवीन मेवाड़ा की स्टोरी है, उनको अगर आप देखें ना तो वो धोनी है, इस पूरी फिल्म में धोनी है। और आप देखें तो उनकी स्टोरी एक तरीके से देखें तो नियर परफेक्ट है। प्रॉब्लम किधर है? तो उनकी बहन की साइड से है। अगर आप वो पूरा घर देखेंगे ना, एक चीज मैंने जब वो ट्रेलर या फिर वो पर्टिकुलर सीन एक बार बीच में रिविजिट किया था, मैंने एक चीज देखी थी कि अगर आप ध्रुवीन भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके और उनके फादर की बात देखेंगे ना, थोड़ा सा ब्राइट कलर है वो पूरा, थोड़ा सा एरिया मतलब थोड़ा सा ब्राइट कलर है, लेकिन उनकी जब बहन एंटर करती है
या फिर उनकी जब उनके और उनके पिताजी की बात होती है तो जो ब्राइट पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ वो पिताजी के सामने रहता है, उनके साइड से थोड़ा सा डार्क होते जाता है। लेकिन जब वही बहन, जब वो बाहर दोनों बैठे होते अपने घर के बाहर वरांदा में, तो वापस ब्राइट है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुझे जज नहीं करेगा, इसे पता है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, उसके सामने उन्हें भी पता है कि इनको क्या चाहिए। ये स्टोरी है। हार्दिक भाई की जो स्टोरी है, हार्दिक भाई की स्टोरी में अगर आप देखें ना तो एक ही कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। आत्मन शाह का इज द ओनली कैरेक्टर की जो केयर फ्री है, मतलब उनकी स्टोरी थ्रू आउट बहुत बढ़िया है उस पर्सपेक्टिव से, तो उनको हम बाहर रख रहे हैं। हार्दिक श्रीमली की बात करें तो उनको अगर आप देखें तो उनको एक तरीके से एक परफेक्ट कहते हैं ना कि परफेक्ट तरीके से फिनिशर के रूप में दिखाया गया है। पढ़ाई में ठीक नहीं है, सामने दीप भाई का भी वही पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे ना दीप भाई और हार्दिक भाई की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट है, दोनों मतलब पूरे ऑपोजिट है। वहां पे उनको फर्क नहीं पड़ता अगर वो फेल हो गए तो, ये फेल हो गए तो इन्हें पता है कि मुझे मार पड़ने वाली है। और मुझे पर्सनली जो बर्थडे वाला सीक्वेंस है कि जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं सारे, उन्हें हार्दिक भाई को पता चलता है कि यहाँ पे उनके रिलेटेड भी कोई आया है, वो वाला सीक्वेंस। और उसके बाद पूरा जो टर्न अराउंड है उनका, वैसे तो टर्न अराउंड नहीं है लेकिन आधा जो टर्न अराउंड है उनका, वो पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया है। जहाँ पे आप पहले देखते हैं कि उनको क्रिकेट खेलने जाना होता है, उनके पिताजी सामने खड़े, मार पड़ती है। अब वहां पे आप देखें तो पूरा घर, म्यूजिक है अभिषेक सुनील का, लेकिन म्यूजिक आपको देखने को मिलता है, साथ साथ क्रिकेट भी चलते रहता है। जैसे कि मैंने बोला क्रिकेट इज लाइफ, लाइफ इज क्रिकेट वाली बात है, तो वो चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे एक अगर आप देखें ना तो वो म्यूजिक नहीं होता तो पूरी आपको शांति देखने को मिलती, क्योंकि हार्दिक का मन क्रिकेट में है लेकिन अभी कुछ सूझ नहीं रहा है वो मार के बाद, तो वो उस पूरे घर को भी जस्टिफाई कर रहा है। दिस इज वॉट लाइक आप देखे, एंथोलॉजी नहीं है, स्टोरीज कनेक्टेड है, लेकिन आपको अपने घर के पर्सपेक्टिव से, उनके लोगों के पर्सपेक्टिव से बात बतानी है। प्रीतेश आचार्य की स्टोरी जिस तरह से एंड होती है, और आप देखे जो जनपद का कैरेक्टर है उसका कोई नेगेटिव ही शेड है, तो आप उसका पर्सपेक्टिव या फिर बैक साइड देखेंगे ना स्टोरी की, इवन व्हेन ही चीटेड, तब भी आपको पता है कि ये फिर भी मानेगा नहीं, तो उसको सटली छोड़ दिया है। वही वो मिट्टी है ना जहाँ पे, वहीं पे सटली छोड़ दिया है कि ये यही है, ये ऐसा ही है बस। लास्ट में जिस तरह से जो एक क्लोजिंग शॉट दिया जाता है, रे ऑफ होप, कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके साथ इन्होंने जस्टिफाई किया है क्या, तो कि क्रिकेट इज लाइफ, लाइफ इज क्रिकेट। उनके सामने उनकी बहन का भी एक तरीके से देखे तो हैप्पी एंडिंग है और नहीं भी, लेकिन जो पूरा एक डार्क साइड था उनके और उनके पिताजी के पास, उसके आगे हमें थोड़ा सा एक रे ऑफ होप वाली ब्राइटनेस उनके चेहरे पे, उनके घर पे देखने को मिलती है। तो ये सेट डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन इस तरीके से इन्होंने किया है इस फिल्म में। हाँ, तो अभी बात करते हैं निशांत भूषण की, जो एक प्रोडक्शन डिजाइनर है। कौन सी फिल्म है मैं आपको बताता हूँ, ये है रॉन्ग साइड राजू। नौसी, हमने एक वीक पहले ही हमने इनके सिनेमेटोग्राफर आई थिंक त्रिभुवन बाबू सदी नैनी की बात की थी कि इन्होंने अहमदाबाद को एक कैरेक्टर दिखाया है। अब ये कैरेक्टर कैसे बना, या फिर वो लोकेशंस पे जिस तरह से उन्होंने जो लोकेशंस ढूंढे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने हिल्लारो में बोला ना कि पॉइंट ऑफ व्यूज की बात होती है कभी कभी, जब आप सारे लोग मिलके एक फिल्म बना रहे हो ना, जो एक मेरे को बहुत बढ़िया बात लगती है रोहित शेट्टी की, अ फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, ये जब सारे लोग फिल्म आप मिलके बना रहे होते हो ना, तो एक विजन आपका ऑलरेडी बन जाता है। यहाँ पे बात मजे की क्या है कि आपको पता है कि राजू एक तरीके से बेचारा गरीब है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं शेड है कुछ ना कुछ, उसको भी शैली मैम से प्यार तो है ना। उसी मुझे पर्सनली ना फिल्म अच्छी लगती है, उतनी नहीं लेकिन अच्छी लगती है। लेकिन मुझे इस फिल्म की पर्टिकुलरली अहमदाबाद की पोल को इन्होंने जिस तरह से दिखाया है ना, जहाँ पे रॉन्ग साइड राजू में राजू कैरेक्टर जो रहता है, राजू बम्बानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके घर को जिस तरह से दिखाया है कि आपको बेचारा लगता भी और नहीं भी लगता है। उसके सामने जयेश मोरे के पुलिस स्टेशन को दिखाया है जिस तरह से, एक तो वो पुलिस स्टेशन इतना बढ़िया है ना कि वहां पे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ के राजा तो अम्मी है, वैसा पुलिस स्टेशन है वो। लेकिन जब जयेश मोरे की एंट्री होती है वहां पे, मैं आपको बताता हूं, एक तरीके से देखे तो
दैट इज अ किंग्स डेन, मैं ऐसा समझता हूँ। उस पर्टिकुलर जेल या फिर पुलिस स्टेशन को इस तरह से दिखाया है कि वो एक किंग, एक राजा का अड्डा हो, एक तरीके से देखे तो, कि यहाँ पे आना आपकी मर्जी से, लेकिन जाओगे आप उनकी मर्जी से। उसके सामने भी एक जो स्टीरियोटाइप होता है ना, कि एक ब्लैक रूम दिखा देंगे, वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस और कैदी की, वो चीज है। तो वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फेक लगता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात क्या है कि उन्होंने वैसा रूम दिखा दिया, लेकिन आपको एज अ ऑडियंस ऐसा लगेगा कि आप या तो जयेश मोरे और प्रतीक गांधी के माइंड में बैठे हो, कि वहां पे ये कन्वर्सेशन चल रही है कि किसने मारा तन्मय सर को, तन्मय सर किधर है। उसमें भी एक तरीके से देखे तो लोकेशन सारे रिच है, जितने आसिफ बसरा और बाकी सारे कैरेक्टर्स है इस फिल्म में, उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें ना, तो एक ज्यादा ही कुछ एक लाइट आ रही है। और वो लाइट क्या जस्टिफाई करती है कि ये आदमी पैसे वाला है, तो ये तो कैसे भी करके बच जाएगा। जहां पे प्रोडक्शन डिजाइनर ने जयेश मोरे और प्रतीक गांधी की साइड पे इतनी बढ़िया बात की है कि उन्होंने इतनी डीप लाइट रखी है, मतलब या फिर इतनी कम लाइट रखी है, कि वहां पे आप फील करते हो कि ये एक ऐसी जगह पे, और आप अगर देखें तो लाइट ज्यादातर जयेश मोरे के साइड ही आ रही है वहां पे। जिस तरह से उस पर्टिकुलर चीज को या फिर उस पर्टिकुलर जगह को डिजाइन किया गया है ना, कि जयेश मोरे का पलड़ा इतना भारी है कि लाइट ज्यादा साइड उनके साइड आ रही है, और प्रतीक गांधी के साइड मिनिमम से मिनिमम 10-20% लाइट आ रही होगी। और वो एक रे ऑफ होप का भी काम करती है, और कहीं ना कहीं वैसे भी काम करती है कि यार ये तो गया, वैसा काम है कि ये बच नहीं सकता अब। तो मुझे पर्सनली अहमदाबाद तो कैरेक्टर है ही, लेकिन उसमें भी इतना डीप में गए ना ये लोग, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। निशांत भूषण ने स्पेशली अगर आप देखें तो जब राजू शैली मैम से बात कर रहा होता है ना, तो वो जो घर है, उनका जो घर दिखा गया है जहाँ पे आई थिंक वो अपनी बहन के साथ रहते हैं, तो राजू जब शैली मैम से बात कर रहा होता है तो एकदम माहौल ब्राइट सा हो जाता है जब वो उनके घर पे होता है। तो और जब उनकी बहन से सिर्फ बात कर रहा है तो वो टोन बहुत ही मतलब नॉर्मल सा हो जाता है कि उसकी लाइफ का नॉर्मल दिन है ये तो, लेकिन जब वो आती है तो एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कलर्स, लाइट्स और मेन टू मेन तो जिस तरह से सेट या फिर उस पर्टिकुलर घर को प्रोडक्शन डिजाइनर एज निशांत भूषण ने दिखाया है, दैट इज रियली गुड, रियली गुड। इसके बाद बात करते हैं नीरज शाह की, जिन्होंने BAR में आर्ट डायरेक्शन किया है। और मैं आपको बताऊं, मुझे पर्सनली यहाँ पे ना जिस तरह से MF हुसैन का नाम, उनके टाइप की पेंटिंग, लेकिन वैसी वो पेंटिंग करते थे या नहीं वो हमें नहीं पता, वो पेंटिंग और ये जो इनका टी स्टॉल है ना, इससे पूरी फिल्म में मुझे पूछो तो ये चीजों से प्यार है। मतलब ये जो यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया ना कि वो MF हुसैन की पेंटिंग, या फिर इसमें तो कुछ और नाम है, आई थिंक FM हुसैन या फिर ऐसा कुछ नाम है, उसमें आप अगर देखें तो वो पेंटिंग के थ्रू आप दर्शन सर को देखते हो और उनकी दोस्ती को देखते हो। यहाँ पे जितने भी मैं प्रोडक्शन डिजाइनर या फिर आर्ट डायरेक्टर्स की बात करूंगा ना, ये सब ने इन फिल्म्स में इतना दिल या फिर जान लगा के काम किया है कि आपको ऐसा ही लगता है कि ये सारे इन्वॉल्व थे कि डायरेक्टर का विजन मैच कर पाए, तभी ये हो पाया है। तो ये जो पेंटिंग वाली बात है, उसके सामने आप जब मनोज जोशी के ऑफिस में पहली बार एंटर करते हो, आपको लगता है कि यार कितना अच्छा आदमी है यार, ये इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं। उस तरीके का उस ऑफिस का माहौल होता है। उसके सामने जब उनको पेंटिंग मिल जाती है, तो आप अगर देखेंगे ना वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, वहां पे आई थिंक हेमांग दवे पीछे है कि नहीं मैं भूल गया हूँ, लेकिन इतना इतना जो पार्ट है ना, इतना मतलब ये इतने पार्ट पे ही सिर्फ लाइट है, और वो आई थिंक अपनी वर्कशॉप में बैठे हैं, और जिस तरह से आपको धीरे धीरे उस आदमी से नफरत होती है, उसमें पर्टिकुलरली आप अगर देखें तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप उसकी आंखों के थ्रू उस पेंटिंग को देख रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है फिल्म मेकिंग और उनकी एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर की, कि उन्होंने इतना बढ़िया फोकस रखा मनोज सर के थ्रू पेंटिंग में, कि आप सोचते हो पेंटिंग के बारे में पहले, थ्रू मनोज सर साइज के अब इनका क्या होगा। ये बहुत बढ़िया बात है। उसके सामने जिस तरह से आप अगर देखें तो शुरुआत में जब दिव्यांग ठक्कर का घर दिखाया जाता है, तो पहले आपको लगता है कि नॉर्मली तो घर है, मतलब सब कुछ बढ़िया हैप्पी गो लकी है, लेकिन जब वो रिविलेशन होता है तब आपको वो घर जो है
थोड़ा अधूरा सा, थोड़ा एकदम से अचानक से थोड़ा पजल का पीस अलग हो गया हो वैसा लगने लगता है। तो आई थिंक निशांत सर ने वो घर ढूंढने में वो चाय की किटली जो जहाँ पे दर्शन सर काम करते हैं वो, और पेंटिंग, पर्सनली पेंटिंग ही पूरी फिल्म में आपको याद रहती है कि वहां पे जिस तरह से दोस्ती को फोर फ्रंट पे या फिर फ्रंट पे रखा है ना उन्होंने, दैट इज रियली गुड यार, रियली गुड। मतलब एज अ आर्ट डायरेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एज अ आर्ट डायरेक्टर वो वहां पे छा गए हैं, छा गए हैं, मैं ऐसा ही कहूंगा। उसके बाद बात करते हैं वासुदेव दवे, जो आर्ट डायरेक्टर थे कारखानों में। इसमें एज अ आर्ट डायरेक्टर आपकी अगर आपने फिल्म में एक्टिंग, मेरे को सॉरी याद नहीं है कि वासुदेव सर फिल्म में थे कि नहीं, लेकिन अगर आप देखें ना तो आर्ट डायरेक्टर का काम इस फिल्म में मतलब ऐसा था ना कि ये फिल्म, कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली एडिटर का काम होता है कि ये फिल्म बचा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पे आपको इतने सारे प्रॉप्स बनाने, इतने सारे लोग के लिए फिल्म में बिहाइंड द सीन्स के पीछे भी बिहाइंड द सीन्स में काम करना है, जस्ट टू मेक अ परफेक्ट वन शॉट लुक सीन। पूरा जो पहला है वो, उसके सामने इन्होंने बहुत बढ़िया काम क्या किया है। सबसे पहले तो ऐसी एक फैक्ट्री लेके आए वो, और वहां पे इतने सारे प्रॉप्स, मतलब अगर आप देखें तो प्रलय सर की फोटो आपको देखने को मिलती है। शुरुआत में आपको लगता है कि यार ये प्रलय सर की फोटो यहाँ पे क्यों है और ये आवाज किसकी है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इनकी फोटो है, लेकिन फिर अचानक से आप प्रलय सर को देखते हो सेकेंड हाफ में, आप कंफ्यूज रहते हो। पहले 30 मिनट तो आप कंफ्यूज ही रहते हो कि यार हो क्या रहा है। इवन जब भी वो बीच बीच में बोलते हैं कि अरे मैं आता हूँ एक जगह जाके ऐसे करके, यहाँ पे वासुदेव सर का काम मैं ऐसा समझता हूँ कि एकदम कहे ना तो इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ऐसे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आपको प्रॉप्स भी बनाने हैं, जहाँ पे आपको वन टेक शॉट को किस तरह से उन्होंने पर्सनली इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में डिजाइन किया होगा कि यहाँ पे हमें कैसे करना है, ये सारे कैरेक्टर्स को दिखाना, बीच बीच में स्लाइट हॉरर को दिखाना, तो लाइक एवरीथिंग वाज बैलेंस्ड फॉर मी एटलीस्ट, कि आपने प्रॉप्स भी दिखाए, आपने प्रोडक्शन डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से आपने एक ऐसी ऑफिस भी दिखाई है सो कॉल्ड गुजराती ओटीटीज की, कि जिनको सिर्फ व्यूअरशिप की पड़ी है ना कि अच्छे कंटेंट की। वो पर्टिकुलर ऑफिस की आपको ऐसी वाइब आई जाती है। ऑल कूडोज टू प्रोडक्शन डिजाइनर कि उस पर्टिकुलर ऑफिस को उन्होंने इतना बढ़िया दिखाया है ना कि आपको पहले लगता है कि यार ये कंपनी जो है ना ये अच्छे कंटेंट के लिए बाद में सोचती होगी, पहले व्यूअरशिप और अलग कंटेंट में, गुजराती में मेरा कंटेंट कैसे अच्छा दिखे। वैसी आपको एक वाइब कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे आप अंदर एंटर करो तो आपको वाइब पता चल जाती है कि यहाँ पे कैसी वाइब होने वाली है। वैसा काम इन्होंने यहाँ पे किया है। अब कारखानों जो या जो फैक्ट्री है उसकी वाइब आपको पहले लगती है कि ये क्या हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार कुछ हो ना जाए इनके साथ, लेकिन जब सेकेंड हाफ में आप वापस वही सीक्वेंस पूरा देखते हो तो आप हंसने लगते हो कि यार अभी तो हमें पता है क्या होने वाला है। तो दिस इज लाइक परफेक्ट थिंग टू डू एज एन आर्ट डायरेक्टर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वासुदेव सर को कुडोज है इस चीज के लिए। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसकी कोई बात ही नहीं करता। इट ऑलवेज फील्स सैड कि आप इस फिल्म की बात कैसे नहीं कर सकते हो जब आप गुजराती सिनेमा की बात कर रहे हो, जब आपको ऑस्कर नॉमिनेशन तक नसीब हो गया और फिर भी कोई बात नहीं करता। इट्स सो सैड। मतलब अगर बॉलीवुड के पास सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव है ना, गुजराती इंडस्ट्री के पास एक ऐसी फिल्म है जो, मतलब हमारी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जब नहीं एग्जिस्ट करती थी तब की फिल्म है। मैं बात कर रहा हूँ छिल्लो शो की। अब इसमें प्रोडक्शन डिजाइनर खुद पैन नलिनी थे, सो इट वाज गुड टू सी के कभी कभी डायरेक्टर्स भी प्रोडक्शन डिजाइनर्स बन जाते हैं। अब इसमें बढ़िया बात क्या थी कि ये सेमी बायोग्राफी भी थी पैन नलिन सर के ऊपर, और आई थिंक 70s 80s का गुजरात का एक गांव दिखाया गया है। और अगर आप देखें ना तो प्रोडक्शन डिजाइन में ये फिल्म बहुत बढ़िया है। मतलब रोज एक ट्रेन आती है, सारे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, उसमें भी एक अलग सा एक बच्चा है जिसको सिनेमा से मतलब प्यार ही प्यार है, पढ़ने की इच्छा है ही नहीं। पढ़ने की इच्छा, पढ़ने के वाले जिस जगह से बंक करके रोज फिल्में देखने जाता है, वहाँ पे भी अपने वो एक दोस्त से मिलता है, उससे दोस्ती करता है, फिर वो सिनेमा, मतलब ये कमिंग ऑफ एज को परफेक्टली डिफाइन करती है ये फिल्म। मैं आपको बताऊं ये पर्टिकुलर फिल्म जो है ना, ये मतलब
ऑस्कर जीतती ना तो भी लोग मतलब फिल्म अच्छा है, मैं तो कभी कभी ऐसा समझता हूँ कि ऑस्कर नॉमिनेट हुई तो भी लोग देखने नहीं गए, ऑस्कर जीत गए होते तो आज के जो लोग हैं ना इंडस्ट्री में वो तो इसको ओवररेटेड ही बोल देते। जिस तरह से मैंने देखा है कुछ फिल्मों के साथ, जो अंडररेटेड है उसको ओवररेटेड बोल देते हैं। इसमें प्रोडक्शन डिजाइन की मतलब थ्रू आउट द फिल्म आपको मास्टरी देखने को मिलती है। भाविंद्र रबारी का घर आप देखें, वहां पे उनके क्या हाव भाव है जब वो अपनी मम्मी से बात करते हैं, तब पिताजी से पूरा एक अलग कनेक्शन है। जब चाय बेचने जाते हैं ट्रेन के पास तो वहां पे एकदम मन है लेकिन नहीं है, उस पर्सपेक्टिव से वो पूरा स्टेशन भी अगर आप देखें ना तो भाविन के पर्सपेक्टिव से ही आप देखते हैं वो पूरा ट्रेन स्टेशन। एक दो सीन है जहाँ पे आप उनके पिताजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। उसमें जाके भी ट्रेन में अलग अलग कैरेक्टर्स को देखना, उसके अलावा जब सिनेमा में जाते हैं तो कैसा एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने या फिर उनके लिए अलग ही दुनिया खुल जाती है। और प्रोडक्शन डिजाइन में मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि ऐसा सिनेमा वो कहाँ से ढूंढ लाए होंगे। उस टाइम का 70s 80s आज के टाइम पे रिक्रिएट करना, वो भी सिनेमैटिक या फिर सिनेमा के पर्सपेक्टिव से, दैट इज रियली हार्ड फॉर मी एटलीस्ट सोचना भी। और आप देखें कि एकदम कहे ना कि भूला चेहरा है कि यार सिनेमा रोज नहीं देखना, लेकिन बंक कर, जब भी बंक करूं तब देखना क्या है, तो सिर्फ एक सिनेमा देखना है मेरे को बस। जब वो फिल्म की रील्स को देखते हैं और वो पूरा अगर आप देखें ना तो वो पूरा जो रूम है जहाँ से वो फिल्में चलती हैं वहां पे एक तरीके से देखे तो अंधकार भी है, और लेकिन जब भाविन एंटर करते हैं तो थोड़ा सा आपको ब्राइट देखने को मिलता है। उसके बाद जब इनकी दोस्ती होती है तो जब टिफिन से एक्सचेंज करते हैं या फिर टिफिन कभी कभी खाते नहीं है, और जब एक जगह पे वो अपना खुद का वो रील के साथ, जब रील की रील्स जो होती है वो चोरी करके जिस तरह से फिल्म्स देखते हैं, वो पूरा एबेंडन टाइप लोकेशन ढूंढ के लाना, और लास्ट का जब ये सारी रील्स के साथ क्या होता है और जब वो रिप्लेस हो जाती है। मुझे पर्सनली ना प्रोडक्शन डिजाइन में वो बहुत बढ़िया लगा कि जब ये थिएटर टूट रहा था और ये सब रील्स वगैरह जो थी जब जा रही थी, उसकी प्रोसेस उन्होंने पूरी दिखाई कि इसके साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। पैन नलिन सर ने यहाँ पे अपनी मास्टरी डायरेक्शन में तो दिखाई है, लेकिन एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर जिस तरह से 90s या फिर 80s को रिक्रिएट किया है, जिस तरह से वो सारे अबेंडेंट प्लेसेस, जिस तरह से वो थिएटर को दिखाया है, जिस तरह से भाविंद्र रबारी के कैरेक्टर को वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है कि उनको जब अब फिल्म मेकर बनना है तो कैसे वो भाग गए, उसके अलावा भी किस तरह से उन्होंने वो पूरे सारे फिल्म की रील्स को कैसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। जैसे उनके लिए तो ऐसा लग रहा था कि एकदम फॉरेस्ट फायर टाइप की सिचुएशन हो गई कि सामने कोई आग ही देख रहा है पूरी। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसी फिल्म में वापस बनना आई डाउट टू बी ऑनेस्ट। अब लास्ट दो लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी बात करना ऑब्वियसली ज़रूरी है, इनके बिना इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जय सिहोरा या फिर शिहोरा, सॉरी मुझे पता नहीं है, जय शिहोरा की। इसमें शिहोरा लिखा है मैंने, जो एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर है जिन्होंने मेरा फेवरेट वर्क जो इनके हैं वो है ओम मंगलम सिंगलम समंदर। अब ओम मंगलम सिंगलम की अगर हम बात करें ना तो इसमें पोलो फॉरेस्ट या फिर जो फॉरेस्ट में पूरा एक वेडिंग वाला जो उन्होंने डिजाइन किया है ना, कि फॉरेस्ट थीम में वेडिंग, जो जंगल बुक वाला जो चीज था जहाँ पे भामिनी मैम उनको मोगली बोल के बुलाती थी मल्हार को। मुझे पर्सनली ओम मंगलम सिंगलम में सिर्फ यही बात करनी है कि वो जो पोलो फॉरेस्ट वाला जो या फिर फॉरेस्ट वेडिंग वाला उन्होंने जिस तरह से डिजाइन किया है वो एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप देखते ही रह जाते हो कि यार क्या दिखा दिया है यार, इतना बढ़िया लगता है ना दिखने में, विजुअल ट्रीट है टू बी ऑनेस्ट। ये जय सर की मास्टरी है कि वो मतलब अगर किसी एक फिल्म सोललेस है तो उसमें सोल भर देते अपने प्रोडक्शन डिजाइन से। समंदर मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसका प्रोडक्शन डिजाइन जिस तरह से पोरबंदर को उन्होंने पर्टिकुलरली अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर किया था वो बहुत बढ़िया था। उसमें भी चेतन दानानी का जेल वाला सीक्वेंस हो, मयूर चौहान और जगजीत सिंह वाडेर का घर का सीक्वेंस हो, नीलेश परमार और रीवा राज की अलग स्टोरी का जिस तरह से वो सीक्वेंस हो, या फिर इवन धर्मेंद्र गोयल का सीक्वेंस हो, मतलब
पोरबंदर को ग्रैंड स्केल पे अगर दिखाया है तो वो इन्होंने है, ये मैं कह सकता हूँ। इतना बढ़िया दिखाया है मतलब पोरबंदर को। और जैसा कि हमने त्रिभुवन बाबू सदीनेनी में बोला था कि अहमदाबाद को कैरेक्टर रखा है, इन्होंने समंदर में पोरबंदर उसको एकदम बढ़िया तरीके से कैरेक्टर दिखाया है। ये एक कैरेक्टर है और इन दोनों के आशिक जो है वो है उदय और सलमान। इस तरह से जय सर ने इस पर्टिकुलर फिल्म में जो काम किया है एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर वो मतलब काबिल तारीफ है। वहां पे आपको दिखता है कि यार वो एक तो एक गाने में भी एक लिरिक्स है जो मार हले सा गाना है कि दुनिया के लिए खारा होगा लेकिन ये पानी हमारे लिए तो ये हमारा तेरा और मेरा ही है, जो गुजराती में आप अगर सुनोगे तो आपको और बढ़िया लगेगा इससे अच्छा। तो समंदर की प्रोडक्शन डिजाइन मतलब इतनी रिच प्रोडक्शन डिजाइन मैंने नहीं देखी, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें भी गैंग माफिया के पर्सपेक्टिव से कैसे पोर्ट दिखता है, पोरबंदर दिखता है। फिर जब धर्मेंद्र गोहिल और चेतन डाणी के सामने या फिर आसपास सामने सामने हो जाते हैं ये लोग, उनके पर्सपेक्टिव से पोरबंदर को हाईलाइट में रखा है। तो जय सर तो यार मास्टर है, मतलब प्रोडक्शन डिजाइन में ही इज अ रियल मास्टर। इतना बढ़िया ओम मंगलम सिंगलम में वो वेडिंग फॉरेस्ट वेडिंग वाला सीक्वेंस हो और इसमें पोरबंदर को मेन कैरेक्टर देना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे सबसे फेवरेट एक तरीके से देखे तो वो है चिरायु बोर्डस। इनका फेवरेट वर्क मेरा जो है वो है वश लेवल 2, मिठड़ा मेहमान और जगत। वश लेवल 2 की मैं बात करूं तो इन्होंने, मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो रेकमेंड करूंगा, बिग बॉक्स सीरीज पे वश लेवल 2 का बिहाइंड द सीन्स देखिए। वहां पे इन्होंने जो अपने हिसाब से मेहनत की है ना कि एक पर्टिकुलर कैंटीन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आई थिंक क्लासरूम से कैंटीन कन्वर्ट किया था या फिर एक स्टोर रूम, ये स्टोर रूम से पूरा एक कैंटीन कन्वर्ट किया था जिस तरह से एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर, दैट वाज लाइक इतनी मेहनत मैंने करते हुए लाइक किसी बिहाइंड द सीन्स वाले आदमी को नहीं देखा होगा। इम्प्रेसिव आदमी है मतलब यार, वो पूरा सीक्वेंस है। या फिर एक जहां पे सारी लड़कियां वश में आ जाती है तो वहां पे जिस तरह से उन्होंने अपने कहते हैं ना कि जो सारी जगह है जहाँ पे सब कुछ बिक रहा है, शॉप है सारी, एक चाय का दुकान है, एक जगह पे फरसान हाउस है, वहां पे अचानक से एक बस या फिर एक गाड़ी आती है, लड़की चला रही होती है और उससे ठोक देती है इस सब चीज को, वो रिक्रिएट कर रहा है। क्योंकि वो ठुक गया तो ठुक गया लेकिन अगर परफेक्ट शॉट नहीं मिला तो पॉसिबल नहीं है, वो वाला सीक्वेंस है। या फिर इवन हॉरर्स ऑफ दैट हाउस, जो फर्स्ट पार्ट का जो घर था, जो फार्म हाउस था, उसको और ईरी और स्कैरी बनाया, जहाँ पे प्रताप की प्रेजेंस फील होती है अभी भी आपको, और जब राजनाथ एंटर करता है तो आपको और डर लगता है। बहुत बढ़िया, मतलब एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मिठड़ा मेहमान में उन्होंने राजस्थान या फिर जिस तरह से उदयपुर को एज अ कैरेक्टर दिखाया है, मतलब मॉनसून प्री और पोस्ट मॉनसून के बीच में जिस तरह से इन्होंने वहां पे शूट किया है, वहां पे भी वो जो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन वाला सीक्वेंस है ना, जो एक लोकल पुलिस स्टेशन में उन्होंने शूट किया है, वो सीक्वेंस हो या फिर लास्ट का हितेन कुमार वाला सीक्वेंस हो, वो एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर अपनी फिल्मों को इतना रिच बना देते हैं ना कि आपको देखने में वो विजुअली बहुत बढ़िया लगती है। चिरायु सर ने मतलब वश लेवल टू हो या फिर मिठड़ा मेहमान में वो लोकल पुलिस स्टेशन वाला पूरा सीक्वेंस हो या फिर लास्ट वाला हितेन कुमार वाला सीक्वेंस हो, इवन गाड़ी जिस तरह से जिन्होंने भी पिक की होगी, वो अगर आप देखें तो गाड़ी में आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं चारों कैरेक्टर्स के, वो बहुत बढ़िया थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जगत, इनकी हर एक प्रोडक्शन डिजाइन में ना एक एरिया या फिर एक स्टेट ऐसा होता है जिसको ये कैरेक्टर रखते हैं। छारा नगर को एकदम ऐसा कैरेक्टर दिखाया है कि यार यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है। और सेम फॉर साबरमती जेल। अब आप जेल में तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्शन डिजाइनर काम नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जिस तरह से वो सीक्वेंसेस है
या फिर छारा नगर में वो पूरा चेस सीक्वेंस, जहाँ पे मैं ऐसा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ इनका भी होगा, क्योंकि वो एक दिन का पूरा सीक्वेंस था और एक दिन में उन्होंने कितना सब कुछ हर्डल्स और जिस तरह से तैयार किया होगा कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। इवन अगर आप देखें तो जगत की बाइक या फिर अंकित गौर का जो, अब तो फिल्म आ गई है तो मैं बोल सकता हूँ, अंकित गौर के कैरेक्टर के आगे जो लास्ट का उनका जो सीक्वेंस है, एक आपको थोड़ी सी लाइट देखने को मिलती है वो पर्टिकुलर जगह पे। वो लाइट भी ऐसी है कि ये पकड़ा गया है इसलिए सब लोग खुश भी है। जगत का घर एक तरीके से देखे तो आपको वैसी वाइब देता है कि बहुत कुछ यहाँ पे हो चुका है लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता है। वो घर, जगत का पुलिस स्टेशन हो, एकदम डार्क वाइब्स वाला। जगत का कैरेक्टर खुद चिरायु सर ने तो यार मतलब ये तो मतलब ऐसा नाम है ना कि इसके इनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। फिर चाहे वो वर्स्ट लेवल 2 का स्टोरेज से कैंटीन बनाने वाला चीज हो, या फिर बिठड़ा मेहमान में वो लोकल पुलिस स्टेशन, या फिर उदयपुर को एज अ मेन कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने वाला सीन हो, एंड ये जगत में छारा नगर और साबरमती पुलिस स्टेशन, साबरमती जेल को जिस तरह से उन्होंने दिखा है वो सीन। सो चिरायु बोर्डर्स आई थिंक मैं जब भी मिलूंगा उनसे तो मैं तो यही कहूंगा कि सर यू आर द मास्टर ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन। जिस तरह से ये काम करते हैं ना, ये किसी भी फिल्म को एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। तो ये वीडियो था आज का। हमारा मेन पर्सपेक्टिव हमेशा यही रहता है कि हम कैमरा के पीछे कुछ ऐसे लोग हो जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊं, जितनी मेरी रिसर्च हो, जितना मेरा टेक्निकल माइंड हो, जितना मैं बोल सकता हूँ। ज़्यादातर तो मैं फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से ही बताने का पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आज भी मैंने ज़्यादातर वैसा ही किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फेवरेट प्रोडक्शन डिज़ाइनर का, मैंने अगर आपकी फेवरेट वर्क्स और आपके फेवरेट प्रोडक्शन डिज़ाइनर का नाम लिया हो तो उनको पर्सनली डीएम कीजिए और उनको बताइए कि मुझे पर्सनली एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर आपकी ये फिल्म बहुत बढ़िया लगती है, और उनको थैंक यू कीजिए। क्योंकि किसी भी फिल्म के पीछे अगर वो विजन या फिर अगर वो सेट ही नहीं होगा तो इट्स इम्पॉसिबल टू बी दैट अ फिल्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।